हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एसएमपीएस सर्किट के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि हमारा एसएमपीएस सर्किट कैसे काम करता है और इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। दोस्तों, अब जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमारा ये एसी ट्रांसफार्मर होता है। इसमें 2 पॉइंट होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम लोग 220 वोल्टेज एसी इन कराते हैं तो आउटपुट में जिस प्रकार से हमको वोल्टेज चाहिए होता है उस प्रकार से हम लोग इसके आउटपुट की बाइंडिंग करके दोस्तों आउटपुट लेते हैं। मान लीजिए हमको 12 वोल्टेज चाहिए तो 12 वोल्टेज के हिसाब से बाइंडिंग करते हैं आउटपुट की, तो 12 वोल्टेज मिलता है। अब इसमें एक खासियत ये होता है दोस्तों कि जैसे हम लोग एसी इनपुट में 220 वोल्टेज दिए हैं, उस टाइम मान लीजिए कि हमने बाइंडिंग 12 वोल्टेज की है तो उस टाइम 12 वोल्टेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी प्राइमरी का जो वोल्टेज है ये 220 वोल्टेज से कम होता है तो हमारे आउटपुट का यानी कि सेकेंडरी का वोल्टेज जो है दोस्तों ये 12 वोल्टेज से कम हो जाता है। यही सबसे बड़ा इसका खासियत होता है दोस्तों कि हम लोग पीसीबी में इसको बहुत कम प्रयोग करते हैं। अब ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि कोई भी ट्रांसफार्मर हो, इसको हम लोग चार्ज करके ही दोस्तों इससे वोल्टेज आउट कराते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। इसमें देखेंगे प्राइमरी में और सेकेंडरी में दोस्तों किसी प्रकार का जुड़ा हुआ पॉइंट नहीं है, यानी कि दोस्तों ये हमारा अलग है, ये अलग है। अब इसको जब हम लोग दोस्तों चार्ज करेंगे, यानी कि दोस्तों चार्ज करने का मतलब ये है कि इधर से प्लस इधर से माइनस देंगे। जब हमारा ये प्राइमरी चार्ज होगा, जब चार्ज होता है दोस्तों कोई इंडक्टर, तो जब वहाँ से वोल्टेज हटाते हैं तो ये हमारा डिस्चार्ज होता है। जब डिस्चार्ज होता है आपको पता है कि इसका जब ये चार्ज होता है दोस्तों तो जब आपको पता है कि इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है दोस्तों, अब कोई भी इंडक्टर हो दोस्तों, आपको पता है जब हम लोग प्लस माइनस देके अगर चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद जब यह डिस्चार्ज होता है दोस्तों तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसी के कारण दोस्तों हमारे इस सेकेंडरी में वोल्टेज बनता है। अब ये हमारा एसी ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों किस प्रकार से चार्ज होता है, अब आपको पता ही है कि जो हमारे घरों में लाइट आती है दोस्तों, एसी वोल्टेज वो 50 हर्ज पर आती है। 50 हर्ज का मतलब ये है दोस्तों कि ये 50 बार ऑन ऑफ होता है। उसी कारण से दोस्तों यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज बनता है ये ऑन ऑफ होता रहता है। जब ऑन ऑफ होता रहता है दोस्तों उसी के कारण ये स्विचिंग होता है। स्विचिंग होता है तो आउटपुट में वोल्टेज बन जाता है। अब किस तरीके से होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमारी एसी लाइन आपको पता है कि कुछ इस प्रकार से आती है। अब ये यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक की हमारी एक साइकिल है। अब मान के चलिए कि यहाँ से लेके हमारी ये प्लस साइकिल है, ये माइनस साइकिल है। यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर माइनस आया, तो जैसे एक साइकिल बनी दोस्तों, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये इंडक्टर हमारा चार्ज हो गया। अब क्या है दोस्तों, जब ये हमारी साइकिल दूसरे साइकिल में जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी जो लाइन है ये एक जीरो लाइन है। जीरो लाइन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब ये हमारा जो साइकिल है ये यहाँ जीरो लाइन पर पहुँचेगा उस टाइम ना तो यहाँ पे प्लस रहेगा दोस्तों, ना तो यहाँ पे माइनस रहेगा। उस टाइम यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, क्योंकि दोस्तों ये हमारी जीरो लाइन है। तो उस टाइम दोस्तों ये हमारा इंडक्टर जो है डिस्चार्ज होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों जब ना इधर से प्लस रहेगा ना इधर से माइनस, तो ये हमारा इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। उसी टाइम दोस्तों हमने बताया कि जब इंडक्टर चार्ज होता है, जब डिस्चार्ज होता है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उसी कारण से दोस्तों ये हमारे आउटपुट में वोल्टेज मिलता है। अब क्या है दोस्तों कि ये भी हमने अब दोस्तों आपको हमने ये भी बताया कि हमारा जो एसी इनपुट है ये कम होता है तो आउटपुट भी कम होता है। अब इसका मेन कारण यही होता है दोस्तों कि जो हमारा ये स्विचिंग है, यानी कि ये प्लस माइनस की यानी कि जो ये प्लस माइनस की स्विचिंग है दोस्तों, ये एक फिक्स स्विचिंग है, यानी कि 50 हर्ट्ज से ज़्यादा इसकी स्विचिंग नहीं करा पाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी 50 हर्ट्ज की स्विचिंग होती है ये हमारे जो एसी, अब ये हमारे जो बिजली घर होते हैं दोस्तों, वहीं बिजली घर से ये 50 हर्ट्ज की स्विचिंग बन के आती है। इसको हम लोग अपने से
करा नहीं सकते। इसलिए दोस्तों इसके आउटपुट का वोल्टेज जो है हम लोग स्टेबल नहीं कर पाते। ये अपने मन से दोस्तों जब हमारा एसी इनपुट कम होगा तो आउटपुट भी कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग इस ट्रांसफार्मर का बहुत कम प्रयोग करते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये हमारा एक डीसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये हमारा दोस्तों एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, ये हमारा एक डीसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इसमें क्या खासियत होता है दोस्तों कि जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर है, सेम ट्रांसफार्मर दोस्तों ये भी है। जैसे इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी है, वैसे ही इस वाले ट्रांसफार्मर का दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि इसमें एक प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया। अब ये ट्रांसफार्मर दोस्तों हमारा एसी था, इसमें हम लोग एसी इनपुट करा रहे थे। ये हमारा डीसी है। अब डीसी का मतलब दोस्तों आपको पता है कि कोई हमारा एसी वोल्टेज होता है, उसको हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर लगा के डीसी बनाते हैं। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा के डीसी बना दिए दोस्तों, तो आउटपुट में हमको 220 वोल्टेज डीसी मिलेगा। अब इसी पे हम लोग एक कैपेसिटर लगा देते हैं दोस्तों, तो ये हमारा 310 वोल्टेज देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारे एसी लाइन में जो पीक वोल्टेज होता है वो लगभग 310 से 325 के आसपास होता है। अभी हमारा जो कैपेसिटर होता है दोस्तों इससे पीक वोल्टेज से चार्ज हो जाता है, इसीलिए कैपेसिटर लगाते ही हमको 310 या 325 वोल्टेज के आसपास देखने को मिलता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हमारा जो ये वोल्टेज है, ये 310 वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे मौजूद है इस वाले डीसी ट्रांसफार्मर के जो हमारा इनपुट है दोस्तों। अब जैसे बताया हमने, जैसे इसका 2 इनपुट है दोस्तों, वैसे ही इसमें देखेंगे ये 2 इनपुट है दोस्तों, एक ये। तो एक साइड से दोस्तों हम लोग ये प्लस दे देते हैं। अब एक साइड से दोस्तों इसको चार्ज करने के लिए, यानी कि इस इंडक्टर को हमको प्राइमरी को चार्ज करना है। अब इस प्राइमरी को चार्ज करेंगे दोस्तों, तभी हमारे सेकेंडरी में वोल्टेज बनेगा। अब इसको तो दोस्तों हमारे बिजली घर से जो 50 हर्ट्ज की स्विचिंग आ रही थी, उसी कारण से हमारा चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन ये जो डीसी ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इसको हम लोग अपने तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज कराते हैं। अब इसको कैसे कराते हैं दोस्तों, इसको हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, ये इसका प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। अब मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा प्राइमरी है, इसमें फिक्स है कि हमको 310 वोल्टेज डीसी देना है। और यहाँ आउटपुट में दोस्तों मान के चलिए कि हमको 5 वोल्टेज आउट लेना है, यानी कि दोस्तों जो हमको यहाँ पर लोड कनेक्ट करना है, ये 5 वोल्टेज का लोड कनेक्ट करना है। अब उसी प्रकार से दोस्तों हमने बताया कि जैसे इसको हम लोग स्विचिंग के माध्यम से आउटपुट ले रहे थे, वैसे ही स्विचिंग आप हमको इसमें कराना है। तो स्विचिंग कराने का जरिया दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे हमारा आईजीबीटी होता है, मॉसफेट होता है। अब ये सब कंपोनेंट जो होते हैं दोस्तों हमारे स्विचिंग के काम में आते हैं। अब ये जो आईजीबीटी और मॉसफेट होता है दोस्तों, इस आईजीबीटी को हम लोग अपने लाइन में ज़्यादातर पीएफसी सर्किट में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और एसएमपीएस सर्किट में दोस्तों स्विचिंग कराने के लिए हम लोग मॉसफेट का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारा डीसी 310 वोल्टेज इधर से हमने दे दिया है प्लस, अब यहाँ पर हमको माइनस देना है। तो माइनस देने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम एक कनेक्ट करेंगे दोस्तों मॉसफेट। अब मॉसफेट का मान के चलिए कि हमारा ड्रेन है दोस्तों, और ये हमारा सोर्स है। और सोर्स में आपको पता है कि क्या होता है, ग्राउंड होता है। अब यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड है दोस्तों, ये हमारा गेट है। अब इसके गेट पर दोस्तों जब हम लोग इस तरीके का पल्स देंगे, तब जाके हमारा ये गेट ऑन ऑफ होगा, और यहाँ से दोस्तों ये ग्राउंड जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ हम और आपको बताना चाहते हैं कि
ये जो हमारा IGBT होता है, MOSFET होता है, यानी कि दोस्तों कोई भी कंपोनेंट्स अगर स्विचिंग वाला है, अगर स्विचिंग कराने वाला कंपोनेंट्स है दोस्तों, तो उसमें हम लोग इस तरीके का DC वोल्टेज कभी नहीं देते। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा DC वोल्टेज होता है, मान के चलिए कि हम 5 वोल्टेज डायरेक्ट इसको दे दें, इस तरीके से नहीं दिया जाता दोस्तों, क्योंकि इसका नाम ही हो रहा है कि स्विचिंग का मतलब दोस्तों ऑन ऑफ कराना। तो जैसे हम इसको स्विचिंग करा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग ये एक तरीके से DC वोल्टेज नहीं देंगे, इसको दोस्तों स्विचिंग के जरिए यानी कि ऑन ऑफ करके इसके गेट पर वोल्टेज को देंगे। जैसे ये पल्स देख रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा इस तरीके से ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये हमारा प्लस का है। यानी कि दोस्तों जब ये ऊपर की ओर जा रहा है उस टाइम हमारा ये गेट क्या होगा, चार्ज होगा। अब जैसे ही ये नीचे की ओर दोस्तों देख रहे हैं, ये नीचे की ओर साइकिल आ रहा है, ये इतना जो दिख रहा है ये हमारा माइनस है। यानी कि दोस्तों ये इतनी साइकिल हमारी इसके गेट को बंद करके रखेगी। फिर से दोस्तों ये जो हमारी ऊपर जा रही है, इतना देख रहे हैं, उस टाइम हमारा ये गेट जो है दोस्तों फिर से चार्ज रहेगा। अब मान के चलिए कि ये हमारी साइकिल ऊपर गई दोस्तों, ये इतनी देर के लिए ये जो देख रहे हैं प्लस है, तो उस टाइम ये हमारा गेट जो है दोस्तों चार्ज रहेगा। अब MOSFET और IGBT में हमने आपको बताया था इसके गेट में एक PF होता है। अब मान के चलिए कि ये जब प्लस गया तो इसके गेट को चार्ज किया, तो उस टाइम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस पहले से है, अब इधर से ग्राउंड जाएगा, तो ये हमारा जो इंडक्टर है दोस्तों ये चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज होगा दोस्तों तो हमने बताया कि तुरंत ये माइनस आएगा, क्योंकि दोस्तों ये स्विचिंग के जरिए से हम लोग इसके सप्लाई दे रहे हैं। जब ये माइनस आएगा दोस्तों उस टाइम क्या होगा कि आपको पता है कि कोई भी इंडक्टर होता है, जब इधर से हम प्लस दे रहे हैं, इधर से माइनस दे रहे हैं, तो जब वो डिस्चार्ज होता है दोस्तों तो इसकी जो वोल्टेज होता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि इधर माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जैसे ही ये प्लस होगा दोस्तों तो हमारा ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण से दोस्तों ये आउटपुट में हमारे वोल्टेज बन जाता है। अब ये जो आउटपुट में हमको वोल्टेज लेना होता है दोस्तों, इसकी बाइंडिंग जो है हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। यानी कि जिस हिसाब से हमको आउटपुट लेना है, जिस एम्पियर के हिसाब से, उसी हिसाब से हम लोग इसके आउटपुट की बाइंडिंग करते हैं। अब दोस्तों अब हमने बताया कि जब ये हमारा MOSFET जो है इस इंडक्टर को चार्ज और डिस्चार्ज करेगा, तो इसके गेट को भी चलाने के लिए दोस्तों एक सर्किट बननी चाहिए। तो इसके गेट के लिए दोस्तों एक हमारी IC होती है, यानी कि गेट ड्राइवर IC। अब ये ड्राइवर IC किस तरीके से काम करती है दोस्तों, इसको हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा MOSFET है, ये हमारा MOSFET है। इस MOSFET के गेट को दोस्तों चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए देखेंगे, यहाँ पर हमारा एक ड्राइवर IC है। अब इस ड्राइवर IC के माध्यम से दोस्तों हम लोग इसके गेट को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं। अब मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ पर ये प्लस वाली साइकिल आएगी, उस टाइम इसके गेट को प्लस जाएगा, तो यहाँ पर जो PF होता है दोस्तों इसके गेट पर ये चार्ज होगा। जब चार्ज होगा दोस्तों तो ये ग्राउंड जो है यहाँ से उठ के यहाँ पर देखेंगे 310 वोल्टेज पहले से है, ये ग्राउंड यहाँ जाएगा, तो ये इंडक्टर क्या होगा दोस्तों, ये चार्ज होगा। जब चार्ज होगा दोस्तों, जब ये डिस्चार्ज होने लगेगा तभी ये इसके सेकेंडरी में वोल्टेज बनता है। यानी कि दोस्तों जिस टाइम ये चार्ज हो रहा होता है उस टाइम सेकेंडरी में वोल्टेज नहीं बनता। जब ये डिस्चार्ज होने लगता है यानी कि कोलैप्स होता है, तभी इसके सेकेंडरी में वोल्टेज बनता है दोस्तों। अब मान के चलिए कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि 5 वोल्टेज चाहिए। अब इस 5 वोल्टेज के हिसाब से दोस्तों ये जो हमारी ड्राइवर IC है ये इस MOSFET को स्विचिंग कराएगी। अब क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि जैसे अभी हमारा ये AC वाला ट्रांसफार्मर था, हमने बताया कि इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसमें AC इनपुट जो देते हैं 220 वोल्टेज, जब ये कम होता है तो आउटपुट क्या होता था, कम होता था। तो अब मान लीजिए किसी कारण से दोस्तों इस ट्रांसफार्मर में हम लोग जो 310 वोल्टेज दे रहे हैं ये भी तो AC से ही दे रहे हैं दोस्तों, यानी कि ये 310 वोल्टेज हम लोग AC वोल्टेज से दे रहे हैं। मान लीजिए जो AC वोल्टेज से हम लोग
इस 310 वोल्टेज को बना रहे हैं, मान लीजिए कि वो कम हो गया, यानी कि हमारा जब एसी वोल्टेज कम हो गया तो ये हमारा डीसी वोल्टेज भी कम होगा दोस्तों। अब उस टाइम क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमारी ये जो हमारा मॉसफेट ड्राइवर आईसी है, इसको स्विचिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। अब पहले मान लीजिए कि ये 5 वोल्टेज इस 5 वोल्टेज को बनाने के लिए ये हमारी ड्राइवर आईसी 50 किलो हर्ज पर स्विचिंग कर रही थी, यानी कि दोस्तों 50 किलो हर्ज पर यह स्विचिंग कर रही थी। कब? जब हमारा एसी वोल्टेज था 220 वोल्टेज और यहाँ पर 310 वोल्टेज पूरा बरकरार था 5 वोल्टेज बनाने के लिए, तो हमारी ड्राइवर आईसी 50 किलो हर्ज पर स्विचिंग कर रही थी। अब दोस्तों मान लीजिए कि हमारा जो एसी इनपुट आ रहा है ये 180 वोल्टेज हो गया, तो उस टाइम ये हमारा जो डीसी वोल्टेज है दोस्तों कैपेसिटर पर होता है, ये भी कम होगा। जब कम होगा दोस्तों तो ये हमारे एसएमपीएस के आउटपुट का वोल्टेज कम होने लगेगा। अब उसी टाइम क्या करेगा दोस्तों, ये हमारा जो ड्राइवर आईसी है, यहाँ पर देखेंगे इसका एक पिन होता है एफबी का मतलब दोस्तों फीडबैक होता है। ये हमारे इसी आउटपुट से दोस्तों एक फीडबैक सर्किट बनाई जाती है। अभी किस तरीके से बनाई जाती है दोस्तों, इसको हम आपको बताते हैं। मान के चलिए कि जैसे हमको यहाँ पे 5 वोल्टेज लेना है। अब 5 वोल्टेज लेना है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग 2-3 कंपोनेंट्स यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर ले लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से। अब इस ऑप्टो कपलर में आपको पता है कि एक साइड में हमारा एलईडी होता है, एक साइड में ट्रांजिस्टर होता है। अब इस एलईडी वाले पॉइंट में दोस्तों 1 नंबर में हम लोग ये जो 5 वोल्टेज बनाए हैं, इसी से एक रेजिस्टेंस लगा के दोस्तों इस प्रकार से इसको दे देंगे। मान के चलिए कि हमारा रेजिस्टेंस जो है 320 ओम के आसपास का है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इस एलईडी के इस ऑप्टो कपलर के एलईडी को जलने के लिए ग्राउंड चाहिए। अब इस ग्राउंड को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि एक TL431 लगाएंगे। अब TL431 को हमने आपको पढ़ाया है दोस्तों। TL431 में क्या होता है कि 3 पिनें होती हैं इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है कि एक हमारा रेफरेंस पिन होता है। रेफरेंस पिन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब इसके पिन पर हम लोग 2.5 वोल्टेज देते हैं, तब इस बीच वाले पॉइंट पर क्या होता है दोस्तों, ग्राउंड खड़ा होता है। जब इसके रेफरेंस पिन पर 2.5 वोल्टेज देंगे, तब यहाँ पर जो ग्राउंड खड़ा है दोस्तों इस वाले पिन से आउट होके आएगा। तो इस पिन को हम लोग यहाँ से जोड़ देते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्टो कपलर के इस 2 नंबर से, इस तरीके से। अब ये जो रेफरेंस पिन है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये हमारे एसएमपीएस में आउटपुट बन रहा है, इसी से दोस्तों एक डिवाइडर बनाएंगे। अब मान के चलिए इस डिवाइडर को हमको इस तरीके से बनाना है कि जो हमारा डिवाइडर पर वोल्टेज बने वो 2.5 वोल्टेज से कम ना हो, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो TL431 है, इसके रेफरेंस पिन पर जब तक हम 2.5 वोल्टेज नहीं देंगे दोस्तों, तब तक यहाँ पर जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड यहाँ 2 नंबर पे नहीं भेजेगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे। एक हमारा 5 वोल्टेज से आ रहा है दोस्तों और एक ग्राउंड से लगा देंगे इसको। अब यहाँ पर दोस्तों एक डिवाइडर बनेगा। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हमारा 10 किलो ओम का है और ये भी दोस्तों 10 किलो ओम का है। तो यहाँ पर एक डिवाइडर बनेगा। इस डिवाइडर का वोल्टेज दोस्तों हम लोग ला के इस TL431 के रेफरेंस वाले पिन पर दे देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर जब 5 वोल्टेज होगा दोस्तों, यहाँ डिवाइडर पर हमको 2.5 वोल्टेज मिलेगा। अब ये किस तरीके से मिलेगा दोस्तों, इसको हम आपको बताते हैं। ये जैसे हमने बताया डिवाइडर है, और डिवाइडर का वोल्टेज निकालने के लिए आपको दोस्तों फार्मूला हमने आपको पहले बताया है, R2/R1 प्लस R2 गुणित वोल्टेज इन होता है। अब जैसे ये भी बताया है कि जो हमारा ग्राउंड रेजिस्टेंस होता है वो हमारा R2 होता है। तो ग्राउंड से कितना है दोस्तों, 10 किलो ओम। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 10/R2
R1 कितना है दोस्तों, जो प्लस से आ रहा है, तो यहाँ पर 10 रखेंगे प्लस R2 दोस्तों यही फिर से 10 गुणित। अब ये जो वोल्टेज इन है दोस्तों, वोल्टेज इन का मतलब होता है कि जो हमारा R1 रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है इसमें वोल्टेज कितने वोल्टेज से आ रहा है वही हमारा वोल्टेज इन होता है। यहाँ पर देखेंगे R1 रेजिस्टेंस में कितने वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्टेज, तो यही हमारा दोस्तों वोल्टेज इन होगा। यहाँ पर क्या रखेंगे 5। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, 10 बचे 50 बटे इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 10 10 20 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 2.5 वोल्टेज, यानी कि दोस्तों इसके डिवाइडर पर कितना वोल्टेज आएगा 2.5 वोल्टेज। जब इसके एसएमपीएस के आउटपुट में 5 वोल्टेज बन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 2.5 वोल्टेज बन जाएगा। जैसे 2.5 वोल्टेज बनेगा इस TL431 के रेफरेंस पिन पर दोस्तों 2.5 वोल्टेज आ जाएगा। अब जैसे 2.5 वोल्टेज आएगा दोस्तों, ये जो TL431 है यहाँ से क्या करेगा ग्राउंड आउट करके यहाँ दे देगा। जब यहाँ ग्राउंड देगा दोस्तों तो ये वाली जो पिन है हमारे ऑप्टो कपलर के 2 नंबर से कनेक्ट है। तो अब यहाँ से दोस्तों ये 5 वोल्टेज से इसको पहले से इसको प्लस मिल गया था, अब यहाँ से इसको माइनस भी मिल जाएगा, तो हमारी LED दोस्तों ग्लो कर जाएगी, यानी कि जलने लगेगी। अब क्या होगा दोस्तों, इस ऑप्टो कपलर के 3 नंबर और 4 नंबर पर क्या होता है कि जो हमारी 3 नंबर पिन होती है ग्राउंड होती है। अब ये 4 नंबर पिन जो होती है दोस्तों इसी फीडबैक वाले से जुड़ी होती है, इस तरीके से। अब क्या होगा दोस्तों, हमने बताया जब यहाँ पर 5 वोल्टेज बनेगा तब इस TL431 के यहाँ पे 2.5 वोल्टेज बन जाएगा। जैसे 2.5 वोल्टेज बना तो ये TL431 से यहाँ से ग्राउंड आउट करके यहाँ पर पहुँचा देगी। तो ये वाली पिन जो है हमारे ऑप्टो कपलर के 2 नंबर से जुड़ी है और यहाँ पर प्लस पहले से मिला है, तो ये LED हमारी जल जाएगी। जैसे LED जलेगी, अब इसके ट्रांजिस्टर के 3 नंबर पर ग्राउंड खड़ा है। अब ये ग्राउंड दोस्तों तुरंत यहाँ 3 नंबर से होकर 4 नंबर से आउट करेगा दोस्तों, इसके फीडबैक वाले पिन पे पहुँच जाएगा। तो हमारी ये ड्राइवर ऐसे क्या समझेगी दोस्तों कि आउटपुट का वोल्टेज बन गया है। तो ये जो स्विचिंग है दोस्तों ये 50 हर्ट्ज के आसपास स्विचिंग करती रहेगी। अब किसी कारण से दोस्तों मान लीजिए कि ये आउटपुट में हमने लोड ज़्यादा कनेक्ट किया है, मान के चलिए कि 5 वोल्टेज का जो लोड था उसको हमने 7 वोल्टेज का लोड कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ का वोल्टेज जो है कम होने का कोशिश करेगा। मान के चलिए कि यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया 4 वोल्टेज हो गया। अब जब 4 वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो अब इसका डिवाइडर का वोल्टेज जो है दोस्तों कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा इसको देखिए। अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों इसी फार्मूले पर, तो अब यहाँ पर 5 की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। जब 4 रखेंगे कितना होगा दोस्तों 10 चौक 40 बटे 10 10 20। अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों कितना आएगा, देखिए 40 भागे 20 कितना वोल्टेज आया दोस्तों 2 वोल्टेज, यानी कि दोस्तों अब इसके डिवाइडर का वोल्टेज कितना हो गया 2 वोल्टेज हो गया। जैसे ही दोस्तों इसके डिवाइडर का वोल्टेज 2 होगा तो ये ही वोल्टेज जो हमारा TL431 के रेफरेंस पिन पर आ रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा दोस्तों 2 वोल्टेज हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों कि ये जो TL431 यहाँ से ग्राउंड आउट कर रही थी इस LED को जलने के लिए, ये ग्राउंड आउट करना बंद कर देगी दोस्तों, क्योंकि हमने बताया जो TL431 होता है जब तक इसके रेफरेंस पिन पर 2.5 वोल्टेज नहीं आएगा तब तक ये ग्राउंड आउट नहीं करेगा। अब जैसे 2 वोल्टेज आया ये ग्राउंड आउटपुट करना बंद करेगा, तो ये LED जलना बंद हो जाएगी दोस्तों। जैसे ही LED जलना बंद होगी तो ये अभी जो ग्राउंड जा रहा था दोस्तों यहाँ से इस ड्राइवर IC के फीडबैक पर ये ग्राउंड जाना बंद हो जाएगा। तो ये जो हमारी ड्राइवर IC है दोस्तों ये स्विचिंग बढ़ा देगी। स्विचिंग बढ़ाने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो प्लस माइनस दे रही थी इसकी स्विचिंग और स्पीड कर देगी। स्पीड करने का मतलब दोस्तों कि अब ये 70 किलो हर्ट्ज के आसपास स्विचिंग करने लगेगी। बात समझ में आया दोस्तों, जब 70 किलो के आसपास स्विचिंग करेगी आउटपुट का जो वोल्टेज कम हो रहा था दोस्तों, यानी कि 4 वोल्टेज हो गया था, ये फिर से 5 वोल्टेज हो जाएगा। जैसे ही 5 वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों फिर से यहाँ पर 2.5 वोल्टेज बन जाएगा। जैसे ही 2.5 वोल्टेज बना फिर से TL431 के रेफरेंस पिन पर 2.5 वोल्टेज बनेगा। तो ये 2.5 वोल्टेज आते ही दोस्तों ये ग्राउंड आउटपुट फिर से करने लगेगा और LED हमारी फिर से जल जाएगी। तो यहाँ से ये ग्राउंड जाके दोस्तों इसको फीडबैक फिर से मिल जाएगा। तो हमारी जो ड्राइवर IC है दोस्तों ये फिर से अपने
लो स्विचिंग पर आ जाएगी, यानी कि तो ये जो साइकिल चल रही है दोस्तों, ये इसी तरीके से चलती रहती है। अब हमारे इस एसी वाले में क्या हो रहा था दोस्तों कि हमारा एसी इनपुट कम हो रहा था तो आउटपुट कम हो जा रहा था, क्योंकि इसकी स्विचिंग को हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों ये हमारे बिजली घर से ही 50 हर्ट्ज की स्विचिंग आती है, इसलिए हम इसको कम तो कर नहीं सकते। और इसमें क्या है दोस्तों, इस ड्राइवर आईसी के माध्यम से हम लोग इसको फीडबैक देते हैं, तो ये ऐसे हमारी समझ जाती है, तो उसी हिसाब से ये स्विचिंग को कम ज़्यादा करके दोस्तों आउटपुट का जो वोल्टेज है इसको स्टेबल बना के रखती है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस ड्राइवर आईसी में और भी पिने हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने ये जी लिखा है, जी का मतलब दोस्तों ये हमारा गेट था, यानी कि इस मास्फेट के गेट को ड्राइव करने के लिए ये यहाँ से पल्स जाएगा दोस्तों इस तरीके से। और ये वाला जो जी है दोस्तों, इसको हम लोग ग्राउंड बोल सकते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम क्या देंगे, ग्राउंड देंगे। और ये एफबी का मतलब दोस्तों फीडबैक आपको पता ही हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों जो बीएस पिन देख रहे हैं, इस बीएस पिन के माध्यम से दोस्तों ये हमारी जो ड्राइवर आईसी है, ये यहाँ पर जो कैपेसिटर पर वोल्टेज होता है, यानी कि 310 वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज को सेंस करती है। क्योंकि दोस्तों ये ड्राइवर आईसी भी हमारी एक लिमिट पर सेट होती है कि कब तक, यानी कि कब तक इसको स्विचिंग करना है। अब मान के चलिए कि जैसे हमारा ये एसी इनपुट है दोस्तों, ये किसी कारण से 100 वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि एसी इनपुट 100 वोल्टेज हो गया, तो हमारा डीसी कैपेसिटर का भी वोल्टेज कम हो जाएगा। तो जब डीसी कैपेसिटर का वोल्टेज कम होगा दोस्तों, तो यहाँ से जो वीएस पिन पर ये हाई वैल्यू का रजिस्टेंस लग के यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, ये ड्राइवर ऐसी हमारी एक वोल्टेज पर पहले से फिक्स होती है कि कितना वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा, तो हमको इसके गेट को जो पल्स दे रहे हैं उसको बंद करना है, क्योंकि दोस्तों इसकी भी एक लिमिट होती है स्विचिंग कराने का। अब मान के चलिए कि हमारा जब एसी इनपुट 100 वोल्टेज हुआ, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, 150 हो गया। जब डीसी पर 150 होगा दोस्तों, तो हमारी ये आईसी जो है इसको पल्स देना बंद कर देगी, क्योंकि दोस्तों ये लो प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी। फिर से जैसे ऐसे इनपुट बढ़ाएंगे दोस्तों, तो फिर से हमारी ये ड्राइवर ऐसे दोस्तों काम करना चालू कर देगी। तो ये वीएस पिन का काम था दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ सीएन पर देखेंगे दोस्तों, ये सीएन का मतलब ये करंट सेंस पिन है। अब इस सीएन पर क्या होता है दोस्तों कि ये जो हमारा मास्फेट है, इस मास्फेट को जहाँ से ग्राउंड मिल रहा है दोस्तों, यहीं पर हम लोग एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं इस तरीके से। इस शंट रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों इस मास्फेट को हम लोग ग्राउंड देते हैं बस। अब इसी सेंस पिन से दोस्तों ये हमारी आईसी जो है करंट को सेंस कर लेती है। कैसे करती है, हमने बताया कि अब ये जो ग्राउंड दे रहे थे, यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस लगा के देंगे। मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर अब ग्राउंड है, इस ग्राउंड को हम लोग यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिए। अब शंट रेजिस्टेंस के बारे में हमने आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि यहाँ पर ग्राउंड है और यहाँ पर हमारा लोड है। इस तरफ क्या है दोस्तों, यहाँ पर लोड है। अब जब ये हमारा मास्फेट ओवरलोड होगा दोस्तों, यानी कि ज़्यादा लोड लेगा, तो क्या होगा कि इधर लोड है तो यहीं पर क्या होगा दोस्तों, प्लस वोल्टेज बनेगा। जब यहाँ पर प्लस वोल्टेज बनेगा दोस्तों, तो यही प्लस वोल्टेज हमारे इस सीएन पिन से दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट होती है। बात समझ आया दोस्तों। ये जो सीएन पिन दिख रही है, ये करंट सेंस पिन इस ड्राइवर आईसी की, ये जाके यहीं पर कनेक्ट होती है। जब तक दोस्तों ये हमारी मास्फेट जो है एक लिमिट पर होगी कि मान के चलिए कि 50 मिली वोल्ट यहाँ पर बन रहा है, तब तक ये हमारी ड्राइवर आईसी है जो है इसको स्विचिंग करती रहेगी, क्योंकि दोस्तों ये 50 मिली वोल्ट जो है इस सीएन पिन पर जाती रहेगी, यहाँ पर 50 मिली वोल्ट। अब किसी कारण से दोस्तों ये हमारा जो मास्फेट है ये ज़्यादा लोड लेगा। जब ज़्यादा लोड लेगा तो यहाँ का जो 50 मिली वोल्टेज था ये 100 मिली वोल्टेज हो जाएगा। तो अब ये जो हमारी ड्राइवर आईसी है दोस्तों, ये पहले से सेट रहेगी कि जैसे यहाँ पर 100 मिली वोल्टेज आएगा, तो इसको क्या समझाना है कि हमारा जो मास्फेट है ये ओवरलोड हो रहा है। तो क्या करेगा दोस्तों, तब भी हमारा ये यहाँ पे पल्स देना बंद कर देगा। बात समझ में आया दोस्तों। इस तरीके से ये हमारा सीएन पिन यानी कि करंट सेंस पिन काम करती है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक हमारी वीडीडी पिन है। अब ये वीडीडी पिन क्या होती है दोस्तों कि ये जो हमारा मास्फेट ड्राइवर आईसी है, इसको दोस्तों काम करने के लिए
कुछ ना कुछ वोल्टेज का ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने जितने पिनों के बारे में बताया इसको किसी से वोल्टेज नहीं मिल रहा था काम करने के लिए। तो ये जो हमारे VDD पिन है दोस्तों, इसी पिन से हम लोग इस पर वोल्टेज देते हैं, यानी कि इस IC को चलने के लिए वोल्टेज देते हैं। अब ये वोल्टेज कहाँ से देते हैं दोस्तों, यहीं पर दोस्तों जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग देख रहे हैं, इसी के नीचे दोस्तों एक हमारी लग्जरी वाइंडिंग होती है, के माध्यम से ये हमारी IC जो है वर्क करेगी। अब इसी वाइंडिंग में क्या होता है दोस्तों कि एक डायोड लगा के और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा के दोस्तों यही वोल्टेज ले जाके हम लोग इस VDD पिन पर दे देते हैं। अब इस VDD पिन पर जो वोल्टेज आएगा दोस्तों, ये लगभग 15 वोल्ट से लेके 18 वोल्टेज के आसपास तक का हो सकता है। ये जो हमारी सर्किट है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से काम करती है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारी ड्राइवर IC है और ये MOSFET है, ये दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार की सर्किट दोस्तों हमको बहुत ही कम देखने को मिलती है। ज़्यादातर दोस्तों जो IC आती हैं उसमें ये ड्राइवर IC और ये MOSFET दोनों दोस्तों एक IC के अंदर होती है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमारी एक TNY सीरीज की IC है, हम इस IC के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से भी सर्किट आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है कि इस वाले सर्किट में क्या था कि हमारा MOSFET अलग था, ड्राइवर IC अलग थी, लेकिन इसमें देखेंगे ये जो हमारी TNY सीरीज की IC आती है दोस्तों, इसमें MOSFET और ड्राइवर दोनों दोस्तों इस IC के अंदर होता है। अब इसमें दोस्तों देखेंगे जैसे ये 1 नंबर है, 1 नंबर हमारा फीडबैक यानी कि दोस्तों FB का पिन है, और ये 2 नंबर जो है दोस्तों ये VCC यानी कि जिसको हम लोग BP बोलते हैं दोस्तों, या तो VCC बोल सकते हैं। और ये 4 नंबर दोस्तों हमारा ड्रेन है, यानी कि जहाँ पर 300 वोल्ट आएगा। और इधर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर दोस्तों ये हमारे सारे के सारे सोर्स हैं। यानी कि जो इसके अंदर दोस्तों MOSFET कनेक्ट है, उस MOSFET का जो सोर्स पिन है इस 4 के चारों पिन के पॉइंट से कनेक्ट रहेगा। और जो MOSFET का ड्रेन पिन होता है दोस्तों, ये हमारे 4 नंबर से कनेक्ट रहेगा। जैसे इसमें एक दोस्तों FB पिन था यानी कि फीडबैक, तो वही फीडबैक पिन दोस्तों इसके अंदर भी है FB। और इसमें क्या था दोस्तों VDD का मतलब इस IC को चलने के लिए वोल्टेज। तो इसमें क्या है दोस्तों, इस IC को चलने के लिए बाहर से वोल्टेज ज़रूरत नहीं है। इसको दोस्तों इस IC के अंदर ये देख रहे हैं जो यहाँ से 310 वोल्टेज जो आ रहा है दोस्तों, इस वाइंडिंग के अंदर से घूम के इस IC के अंदर आ रहा है। तो इसी ड्रेन पिन से दोस्तों ये जो हमारी IC है, इसके अंदर एक हाई वोल्टेज का दोस्तों जिनल लगा होता है। उसी के माध्यम से ये हमारा यहाँ पर क्या करता है दोस्तों 5.8 वोल्टेज आउट करता है। कहाँ से दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इसके BP वाले पिन पर जब हम चेक करेंगे इस ग्राउंड के माध्यम से, तो हमको इस BP वाले पिन पर 5.8 वोल्टेज जो है देखने को मिलेगा। आपको इस आउटपुट पर वोल्टेज आपको देखने को मिले या ना मिले दोस्तों, लेकिन इस BP वाले पिन पर आपको 5.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों जब हमारी IC अगर वर्किंग में होगी, यहाँ से इसको जैसे हम वोल्टेज देंगे तो हमारी जो IC है दोस्तों वर्किंग चालू कर देगी। तो यहाँ पर आपको 5.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब ये जो 5.8 वोल्टेज दोस्तों यहाँ IC से आउट हो रहा है, इसको हम लोग 100 नैनो फैराड के आसपास का कैपेसिटर दोस्तों यहाँ पर लगा के एक पिन को ग्राउंड कर देते हैं। अब जब तक दोस्तों इस कैपेसिटर को यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, तब तक ये 5.8 वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर जो दिख रहा है ये स्टेबल नहीं रहेगा। जब स्टेबल नहीं रहेगा दोस्तों, तो ये हमारी जो IC है ये स्विचिंग नहीं करेगी। उसके बाद दोस्तों ये जो FB पिन देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि पहले से आपको 1.5 वोल्टेज या 1.6 वोल्टेज के आसपास इस FB वाले पिन पर आपको देखने को मिलता रहता है। जैसे दोस्तों इस आउटपुट का वोल्टेज हमारा बनेगा, जितने वोल्ट का ज़रूरत रहेगा, यानी कि जितने वोल्ट की सर्किट रहेगी, आउटपुट का वोल्टेज बनेगा। तो हमारी जो ये LED है दोस्तों, ये LED जब ग्लो करेगी, तो यहाँ ऑप्टो कपलर के 3 नंबर और 4 नंबर पर जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसके माध्यम से ये ग्राउंड सीधे
इस FV वाले पिन पर जाएगा। जब यहाँ पर ग्राउंड आएगा दोस्तों, ये 1.5 वोल्टेज जो पहले से ये कम होगा। जब कम होगा दोस्तों, तो हमारी जो IC है इसके अंदर, तो जब ये वोल्टेज कम होगा दोस्तों, तो इसके अंदर हमारा कंपैरेटर, करंट सेंस IC वगैरह दोस्तों सब मौजूद होती हैं। तो ये सेंस कर लेगा, तो हमारी IC समझ जाएगी दोस्तों कि आउटपुट का वोल्टेज, तो हमारी IC समझ जाएगी कि आउटपुट का वोल्टेज जो है दोस्तों बन गया है। तो अपनी ये स्विचिंग जो है दोस्तों कंट्रोल कर लेगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, इसका जो फीडबैक है, इस फीडबैक को दोस्तों हमने चेंज कर दिया, यानी कि दोस्तों इसका फीडबैक कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पर हमने डिजाइन किया है। इसको देखिए दोस्तों, ये फीडबैक किस तरीके से काम कर रहा है। अब मान लीजिए दोस्तों, ये जो हमने सर्किट को बनाया है, ये लगभग 12 वोल्ट की सर्किट बनाया है, यानी कि दोस्तों ये हमारी 12 वोल्ट की सर्किट है। हमको आउटपुट में कितना वोल्टेज लेना है, 12 से 13 वोल्टेज तक लेना है। अब मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हमारा AC 220 वोल्टेज जा रहा है, और इस AC 220 वोल्टेज को हम लोग रेक्टिफायर करके, यानी कि DC बना के इस कैपेसिटर पर दे दिए। जैसे ही यहाँ पर दोस्तों DC वोल्टेज 220 DC वोल्टेज दिए, तो हमारा ये कैपेसिटर लगते ही 310 DC वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि ये पीक वोल्टेज पर चार्ज हो जाएगा। जैसे ही पीक वोल्टेज पर चार्ज होगा दोस्तों, अब यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस आएगा, अब ये जो हमारी IC है दोस्तों, अब यहाँ पे ग्राउंड भेजेगी। किसके माध्यम से दोस्तों, हमने बताया इस IC के अंदर क्या है, मासफेट इसके अंदर लगा है, और ड्राइवर IC भी इसी के अंदर है। अब ये सोर्स यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है। इस ग्राउंड के माध्यम से दोस्तों ये ग्राउंड उठा के अब ये IC जो है दोस्तों, इस ग्राउंड को उठा के यहाँ पर भेजेगी, यानी कि इसके ड्रेन पिन से दोस्तों यहाँ पे माइनस भेजेगी। जब यहाँ पर माइनस भेजेगी दोस्तों, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस। अब ये क्या होगा दोस्तों, ये चार्ज होगा। जब ये चार्ज होगा दोस्तों, हमने बताया इधर से माइनस, इधर से प्लस। जब ये चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद दोस्तों, अब हमने बताया कि जो हमारी पावर स्विचिंग IC होती है, या अब हमने आपको बताया जो हमारी पावर स्विचिंग IC होती है, उसमें जो पल्स दिया जाता है दोस्तों, उसमें जो पल्स दिया जाता है, उसमें पल्स इस तरीके से जाता है दोस्तों, एक बार प्लस माइनस इस तरीके से। यानी कि हम लोग DC वोल्टेज कभी नहीं देते हैं स्विचिंग IC पर, हमेशा पल्स दिया जाता है। अब जब प्लस वाली साइकिल गई दोस्तों, इसके अंदर जो ड्राइवर IC लगी है, वो इसके मासफेट को प्लस वाली साइकिल जब देगा, तो उस टाइम क्या होगा, ये जो ग्राउंड है दोस्तों, ये ग्राउंड यहाँ आएगा, इस ड्रेन के माध्यम से यहाँ आएगा। तो ये हमारा ये जो ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग की गई है दोस्तों, ये चार्ज होगा। जब चार्ज होगा दोस्तों, उसके बाद जब ये माइनस वाली साइकिल आएगी, तो हमारा ये इंडक्टर जो है दोस्तों डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होगा दोस्तों, ये यानी कि कोलैप्स होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, प्लस आएगा। तब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक सर्किट और यहाँ पर बनी है दोस्तों। सर्किट को दोस्तों हमने आपको इसमें बताना भूल गए थे, यही सेम सर्किट यहाँ पर भी बनाई जाती है। तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, तो इसमें भी समझ जाइएगा कि यहाँ पर भी ये सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सर्किट कैसे काम करेगी दोस्तों, हमने बताया जब ये हमारा कोलैप्स होगा, यानी कि डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, माइनस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था, प्लस था। जब डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर माइनस जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। जब प्लस आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बताया कि जो प्लस आएगा लगभग कितना आएगा, लगभग 600 वोल्टेज के आसपास, क्योंकि हमने इसको 300 वोल्टेज से चार्ज किया है। जब 600 वोल्टेज के आसपास आएगा दोस्तों, अब मान के चलिए कि कुछ वोल्टेज हमारा जो ये आउटपुट में वोल्टेज बन रहा है, अब ये कुछ ही चले, यानी कि दोस्तों जो हमारा आउटपुट में वोल्टेज बन रहा है, ये प्राइमरी की वजह से तो बन रहा है ना, तो कुछ वोल्टेज दोस्तों ये ही चलेगा, और कुछ वोल्टेज मान लीजिए दोस्तों जो रह गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पर जो डायोड देख रहे हैं, ये डायोड के माध्यम से दोस्तों ये हमारा जाके ये जो कैपेसिटर है, और ये 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों, ये वोल्टेज को ख़त्म कर देगा, यानी कि दोस्तों डिस्चार्ज कर देगा। यहाँ पर जो वोल्टेज बचा रहेगा, क्योंकि दोस्तों जब दूसरी साइकिल आएगी प्लस वाली, उस टाइम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस, फिर से यहाँ से क्या हमारी IC भेजेगा माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर प्लस था, इधर से माइनस जा रहा था, उस टाइम चार्ज होने के लिए हमारा इंडक्टर था, लेकिन जब यहाँ पर दोस्तों प्लस रहेगा,
यहाँ इंडक्टर के इस पर यहाँ पर प्लस रहेगा, इधर से ये माइनस जाएगा। अब इसको चार्ज होने के लिए दोस्तों इस रास्ते में कुछ तो है नहीं, तो क्या होगा, तो यहाँ इसके अंदर जो मास्फेट लगा है ये तुरंत दोस्तों ख़राब हो जाएगा। बात समझ में आया? जब यहाँ पर प्लस था, इधर से माइनस जा रहा था, तब तो दिक्कत नहीं था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या था, इंडक्टर था, वो हमारा चार्ज हो जा रहा था। लेकिन जब ये डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ पर प्लस आ गया, तो अब इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे दोस्तों ये स्पाइनल सर्किट के माध्यम से, तो दूसरी पल्स जैसे ही आ जाएगी प्लस की, तो यहाँ पर प्लस, इधर से माइनस, तो इसके अंदर जो मास्फेट लगा है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस स्पाइनल सर्किट का प्रयोग करते हैं। जब दोस्तों इसको हम चार्ज करते हैं इंडक्टर को, उस टाइम ये हमारी स्पाइनल सर्किट काम नहीं करती, क्योंकि दोस्तों इधर से देखेंगे, मान लीजिए इधर से प्लस आ रहा है, मान लीजिए कि इधर से प्लस आ रहा है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ प्लस आके दोस्तों इस डायोड के नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ कैथोड है। और इधर से दोस्तों जब ये हमारी आईसी माइनस भेजेगी तो ये माइनस भी नहीं जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, एनोड है। सर्किट दोस्तों तभी काम करती है जब हमारा ये इंडक्टर है डिस्चार्ज होता है। अब इसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि हमको इसके आउटपुट में 12 वोल्टेज चाहिए। जब 12 वोल्टेज चाहिए दोस्तों, तो इसके अंदर जो हमारी मास्फेट लगी है, यानी कि ड्राइवर आईसी लगी है, तो वो ड्राइवर आईसी 50 किलो के आसपास स्विचिंग कर रही है, यानी कि 50 किलो हर्ज के आसपास, 50 किलो हर्ज के आसपास स्विचिंग कर रही है। तो आउटपुट में हमको 12 वोल्टेज मिल रहा है। अब ये 12 वोल्टेज जो है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे एक रेजिस्टेंस के माध्यम से, ये हमारा 390 ओम के आसपास का रेजिस्टेंस है दोस्तों। इस रेजिस्टेंस के माध्यम से देखेंगे यहाँ हमारे ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पे जो है, जहाँ पर एलईडी का प्लस होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ गया, 12 वोल्टेज आ गया, ये 390 ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों। अब इस एलईडी को जलने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए। अब ये ग्राउंड कैसे आएगा दोस्तों, इसको देखिए, यहाँ पर ये जो 12 वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये जो 12 वोल्टेज यहाँ पे आया, ये 12 वोल्टेज को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस एलईडी के माध्यम से दोस्तों घूम के यहाँ आएगा। अब इस 20 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों ये 12 वोल्ट तो इधर आएगा नहीं। अब क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पर 12 वोल्टेज आ रहा था दोस्तों 390 ओम के रेजिस्टेंस से, ये 12 वोल्टेज यहाँ आया। अब ये 12 वोल्टेज जो है दोस्तों इधर से आएगा, इस एलईडी के पास आएगा। ये यहाँ पर एलईडी देखेंगे दोस्तों, ये हमारा एलईडी का एनोड है। इस एनोड के माध्यम से दोस्तों ये 12 वोल्टेज घूम के इधर आ जाएगा कैथोड की तरफ। जैसे ही कैथोड की तरफ आएगा दोस्तों, अब यहाँ से 12 वोल्टेज हमारा निकल के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इधर से नहीं आ पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारा 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट था यहाँ पे। तो जब इधर से वोल्टेज यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 12 वोल्टेज। जब 12 वोल्टेज आ गया दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हमारा एक जीनर कनेक्ट है। अब ये जीनर को देख रहे हैं दोस्तों, ये जीनर हमारा 12.1 वोल्ट का है। जब तक ये 12 वोल्टेज हमारा आ रहा था दोस्तों, तब तक ये जीनर हमारा काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो एलईडी हमारी नहीं जलेगी। जब एलईडी नहीं जलेगी दोस्तों, अब क्या करना पड़ेगा, इस आईसी को स्विचिंग को और बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आईसी जो है हमारी 60 किलो के आसपास स्विचिंग करने लगी, 60 किलो हर्ज के आसपास स्विचिंग करने लगी, तो अब यहाँ आउटपुट का वोल्टेज जो है दोस्तों ये बढ़ जाएगा। जब ये वोल्टेज बढ़ेगा दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ का वोल्टेज 13 वोल्टेज हो गया। जब 13 वोल्टेज हो जाएगा तो अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा इस ट्रैक से 13 वोल्टेज आएगा। अब मान लीजिए जब इस ट्रैक से 13 वोल्टेज आया दोस्तों, यहाँ पर कितना आ गया, 13 वोल्टेज। अब ये 13 वोल्टेज जो है इस एलईडी के माध्यम से दोस्तों घूम के फिर से इधर कैथोड की तरफ आई। कैथोड से होते हुए दोस्तों ये कैथोड कहाँ कनेक्ट है, जीनर के कैथोड से कनेक्ट है। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर कितना आ गया, 13 वोल्ट आ गया, कहाँ पे, इस जीनर के कैथोड पर। जैसे दोस्तों इस जीनर के कैथोड पर 13 वोल्टेज आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे जीनर हमारा कितने वोल्ट का है, 12.1 वोल्टेज। अब जैसे ही दोस्तों ये 12.1 वोल्टेज से ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज होगा, तो जीनर को हमने आपको बताया है कि जीनर हमारा किस तरीके से काम करता है। जैसे ही जितने वोल्ट का जीनर होता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज होता है दोस्तों इसके कैथोड पर, तो इसको क्या करता है, ग्राउंड करने की कोशिश करता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 13 वोल्टेज आएगा, तो ये ग्राउंड करने की कोशिश करेगा दोस्तों। तो ये क्या होगा, हमारी साइकिल जो है दोस्तों,
ये जो करंट का फ्लो होता है दोस्तों प्लस से माइनस की ओर होता है, तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारी साइकिल जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इधर से जो प्लस आ रहा था, इधर से जैसे ये नीचे ग्राउंड करने की कोशिश करेगा, ये हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ये करंट का साइकिल कंप्लीट होगा दोस्तों, ये ग्राउंड जो है उठ के यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये एलईडी क्या करेगी दोस्तों, उस टाइम ग्लो करने लगेगी। जैसे ये एलईडी ग्लो करेगी दोस्तों, तो इस ऑप्टो कपलर के 3 नंबर और 4 नंबर पर आप देख रहे हैं एक ट्रांजिस्टर होता है। तो ये 3 नंबर से दोस्तों ये ग्राउंड कनेक्ट है, सीधे ये ग्राउंड को उठा के इस आईसी के एफबी यानी कि फीडबैक पिन पर ये ग्राउंड को भेज देगा। तो इस एफबी पिन पर देखेंगे दोस्तों पहले से कितना 1.5 वोल्टेज आ रहा था। जैसे ये ग्राउंड जाएगा, इसके अंदर जो कंपरेटर आईसी वगैरह लगे हैं दोस्तों, उसके माध्यम से ये हमारी आईसी जो है समझ जाएगी कि यहाँ आउटपुट का वोल्टेज बन गया है। क्योंकि दोस्तों जब आउटपुट का वोल्टेज बना तभी यहाँ पर ये हमारी सर्किट कंप्लीट हुई। जब सर्किट कंप्लीट हुई दोस्तों, तो ये ग्राउंड ऊपर गया तो एलईडी हमारी ग्लो करी। तो एलईडी जब ग्लो करी तो ये ग्राउंड गया, तभी यहाँ का वोल्टेज कम हुआ। तो हमारी जो आईसी है दोस्तों, ये स्विचिंग को फिर से कम कर देगी। यानी कि दोस्तों ये भी साइकिल हमारी जो है अपनी इसी स्पीड में चलती रहती है। दोस्तों हम आपको इसी सर्किट का जो है प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 4 डायोड के माध्यम से एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाए हैं। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से दोस्तों हमारे इस कैपेसिटर पर 310 वोल्ट डीसी वोल्टेज बनेगा। 310 वोल्टेज को दोस्तों हम लोग इस पावर स्विचिंग ट्रांसफार्मर के अंदर इन कराएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन कराएंगे दोस्तों, इसके इस वाले पॉइंट से आउट करके देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर हमारी एक TNY आईसी लगी है, इसके ड्रेन पिन पर जाएगी। यानी कि दोस्तों इसका ड्रेन पिन 4 नंबर है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इस TNY सीरीज की आईसी जो है 4 नंबर क्या है, ड्रेन है। तो इसके 4 नंबर पर दोस्तों हमने इस 300 वोल्टेज को, यानी कि यहाँ पर जो चॉपर से घूम के आएगा, ये सीधे कहाँ पर पहुँच गया है, ड्रेन पर पहुँच गया है। अब ये जो स्पैनर सर्किट की बात किए थे दोस्तों, ये हमारा ये 310 वोल्टेज से लग के दोस्तों यहाँ पर जो चॉपर से घूम के निकल रही है वाइंडिंग, यहाँ पर कनेक्ट होता है। देखेंगे दोस्तों ये हमारा स्पैनर सर्किट है, जहाँ से हमारा ये 310 वोल्टेज चॉपर के अंदर इन हो रहा है। यहीं पर हम लोग एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर देखिए, तो इसी को हम लोग एक डायोड के माध्यम से जो आउटपुट हो रहा है यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों इस आईसी में देखेंगे, ये जो हमारा 100 नैनो फैराड का कैपेसिटर है, हमने बताया कि ये जो इसका 2 नंबर बीपी पिन है, इस बीपी पिन से दोस्तों 5.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। और इस 5.8 वोल्टेज को हम लोग 100 नैनो फैराड का कैपेसिटर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारा आईसी है, तो इसका ये 1 नंबर है दोस्तों और ये 2 नंबर है। इस 2 नंबर को दोस्तों हमने यहाँ पर एक 100 नैनो फैराड का कैपेसिटर लगा के, यहाँ पर देखेंगे इसका ये 7 नंबर 8 नंबर जो है दोस्तों ग्राउंड है, तो इसको हमने ग्राउंड से यहाँ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आईसी का 1 नंबर जो पिन है, ये हमारा फीडबैक का है। अब इस फीडबैक को दोस्तों किस तरीके से फीडबैक दे रहा है, इसको हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज मिलेगा। इस 12 वोल्टेज को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, हम एक रजिस्टेंस लगा के सीधे ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, दोस्तों ऑप्टो कपलर का ये 1 नंबर है। इस 1 नंबर पर दोस्तों इस 12 वोल्टेज को हम इस रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर दे दिए हैं। और ये वाला रेजिस्टेंस दोस्तों हमारा 20 किलो ओम का है। यहाँ पर देखिए इसके एनोड और कैथोड से कनेक्ट है यहाँ पे। और ये जो हमारा जीनर देख रहे हैं दोस्तों, ये जीनर हमारा यहाँ पर है, ये वाला ये हमारा जीनर है, 12.1 वोल्ट का है। इसको हम अगर आपको दिखाएं तो देखिएगा दोस्तों, मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं। तो इस मल्टीमीटर में देखिएगा दोस्तों कितना दिखा रहा है दोस्तों, 12.1 वोल्ट। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा जीनर है, ये 12.1 वोल्ट का जीनर है। अब इसी जीनर के माध्यम से दोस्तों इस आईसी को हम लोग फीडबैक देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इसमें वोल्टेज को इन कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि इस सर्किट में क्या होता है कि हमारा जो एसी इनपुट होता है ये कम होता है, तो आउटपुट का जो वोल्टेज है दोस्तों वो कम नहीं होता। तो इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं।
ये वाला जो मल्टीमीटर है दोस्तों, इसको हमने इसके AC इनपुट से कनेक्ट किया है, और इस वाले मल्टीमीटर को देखिएगा, इसको हमने इसके आउटपुट से कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस सर्किट में हमने 220 वोल्टेज AC इन किया है, इस मल्टीमीटर में देख सकते हैं आप, और इसके आउटपुट में कितना वोल्टेज मिल रहा है, 12 वोल्टेज। अब देखिएगा दोस्तों, हम इसके AC इनपुट को कम करेंगे तो हमारे आउटपुट का जो वोल्टेज है दोस्तों, ये कम नहीं होगा। तो हम आपको वोल्टेज कम करके दिखा रहे हैं दोस्तों, तो देखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने AC वोल्टेज को लगभग 140 वोल्टेज के आसपास कर दिया है, लेकिन हमारे आउटपुट का वोल्टेज देखेंगे, और हमारे आउटपुट का वोल्टेज देखेंगे दोस्तों, सिर्फ मिली वोल्ट में कम हुआ है। यानी कि दोस्तों अब भी लमसम 12 वोल्टेज यहाँ पर मौजूद है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग ये एसएमपीएस पावर सप्लाई का यूज करते हैं अपने सर्किट में। तो इसी प्रकार से दोस्तों, ये तो हमारा सिर्फ 2 प्रकार का एसएमपीएस है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको सर्किट में और अलग अलग तरीके के एसएमपीएस मिल सकते हैं। जैसे इस फ्रिज के एक बोर्ड में दिखाया दोस्तों आपको, तो यहाँ पर देखिए एसएमपीएस की जो आईसी है दोस्तों, ये एक STR आईसी लगाई गई है। अब ये मॉसफेट और इसका ड्राइवर आईसी दोस्तों सब इसी आईसी के अंदर पैक है। अब जैसे हमारी ये एक पीसीबी है दोस्तों, इसमें पावर आईसी जो होती है वो भी दिया है, और यहाँ पर मॉसफेट भी दिया है। यानी कि दोस्तों ये हमारी डाइकिन इन्वर्टर आउटडोर की पीसीबी है, तो पावर आईसी भी दिया है और मॉसफेट भी दिया है। दोस्तों एक पावर सप्लाई है, इसमें आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमारा मॉसफेट है, इसको ड्राइव करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। यानी कि दोस्तों इसमें कोई ड्राइव करने के लिए कोई आईसी नहीं लगाई गई है, सिर्फ यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगा के दोस्तों इस मॉसफेट को ड्राइव किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ढेर सारे एसएमपीएस होते हैं। अगर आपको एसएमपीएस के बारे में और जानना है दोस्तों बारीकी से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको सारे एसएमपीएस का अलग अलग वीडियो बना के डालेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और हमारे आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अब आने वाली वीडियो में हम लोग अलग अलग सेक्शन के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।